नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। हिमाचल प्रदेश में लक्षित आबादी के कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इससे संवाद किया। पीएम मोदी ने हिमाचल के लोगों को बधाई दी। हिमाचल ने अपनी क्षमता और भारत के वैज्ञानिकों पर विश्वास किया है। इस कारण 100% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी देशवासियों का परिणाम है और उन्होंने भारत के वैज्ञानिकों और अपने वसूलों पर विश्वास किया तो यह मुकाम हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में लक्षित आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, मजबूत नेतृत्व मिला है जिसका परिणाम है कि वैक्सीन लगाई जा रही है। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयराम सरकार ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं और कठिन भौगोलिक स्थिति और टीकाकरण के वेस्टेज के बिना लक्ष्य को हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी अफवाह व अपवाद को टिकने नहीं दिया। हिमाचल इस बात का प्रमाण है और इसका ग्रामीण समाज किस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण को सशक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊना की स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मो देवी से कहा, आपने 22,000 टीके लगाए हैं। कर्मो देवी ने बताया कि अभी तक अकेले 22,503 टीके लगा चुकी हैं। पीएम मोदी ने कहा, कर्मो देवी आपके नाम में तो कर्म लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्यूटी के दौरान फ्रैक्चर होने के बाद भी काम करते रहे, आपको लगा नहीं कि आराम करना चाहिए। इस पर कर्मो देवी ने कहा कि परिवार ने बड़ा सहयोग दिया और 14 दिन के लिए रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन मैंने 8 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन कर ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर से 3 दिवसीय दौरे पर गोवा जाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद 5 सितंबर को गोवा पहुंचेंगे। 6 सितंबर को वह आईएनएस हंसा की हीरक जयंती समारोह के साथ नौसैनिक उड्डयन के लिए राष्ट्रपति के रंग की प्रस्तुति में शामिल होंगे। बता दें कि आईएनएस हंसा नौसैनिक अड्डा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 40 किलोमीटर दूर वास्को शहर में स्थित है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय पहुंचे। अभिषेक बनर्जी ने बताया कि मुझे 6 सितंबर को ईडी ने जांच के लिए बुलाया है। अधिकारी जांच कर रहे हैं और मैंने पहले दिन से ही कहा है कि अधिकारियों को आरोप की जांच करनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, एजेंसियां काम कर रही हैं और इस देश के नागरिक के रूप में हमें सहयोग करना चाहिए और उन्हें काम करने देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि कोयला खनन घोटाले के सिलसिले में ईडी द्वारा उन्हें तलब करने के बाद बनर्जी डरे हुए हैं और खुद को फांसी देने के बारे में बयान दे रहे हैं। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल का निरीक्षण किया। वैष्णव ने परियोजना को तैयार और निष्पादित करने वाले इंजीनियरों को टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, सर एमवी टर्मिनल पर यात्रियों के आराम और सुविधा को बढ़ाने के लिए सुविधाएं भविष्य में पूरे देश में स्टेशनों के निर्माण के लिए एक बेंचमार्क होंगी। मंत्री ने रेलवे स्टेशन के परिचालन पहलुओं, सुविधाओं और स्टेशन पर नवीन सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने महाप्रबंधन संजीव किशोर के नेतृत्व में एसडब्ल्यूआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस टर्मिनल से पार्सल परिवहन की क्षमता पर चर्चा भी की। स्टेशन मुख्य रूप से 7 प्लेटफॉर्मों में सुसज्जित है और इसे प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों की संख्या के लिए डिजाइन किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत रविवार को देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य से संबंधित विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत सोमवार को मसूरी स्थित भारतीय प्रशासनिक अकादमी में कार्यक्रम के सिलसिले में वह रविवार को देहरादून पहुंचे हैं।
देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं के विकास में सेना और राज्य सरकार के बीच आपसी सामंजस्य को लेकर चर्चा हुई और इसके साथ ही सीमांत क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों और सैन्य कर्मियों के कल्याण आदि विषयों पर राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सीडीएस के सामने प्रदेश में जल्द ही भर्ती मेले के आयोजन का मसला भी उठाया। राज्य में कोरोना महामारी के चलते बढ़ रहे शिक्षण संस्थानों को बंद पड़े हुए हैं और फिर भी खेलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में सोमवार को 12वीं कक्षा स्नातक के अंतिम सेमेस्टर और स्नातक के अंतिम वर्ष के लिए नीतिगत दिशा निर्देशों का पालन शुरू करते हुए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रथम श्रेणी से 11वीं कक्षा तक स्नातक प्रथम के 7 सेमेस्टर और स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। असम में 6 माह के बाद सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में 12वीं कक्षा के शिक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। पुनः खोलने के लिए शैक्षिक संस्थानों के मुख्य रूप से 2 शर्तों का पालन करना होगा। छात्रों की कक्षाओं में भाग लेने की इच्छा और विशिष्ट जिलों में कोरोना संक्रमण की दर यदि किसी भी दिन जिला संक्रमण दर 2% से ऊपर होता है तो उपायुक्त और डीडीए में अधिकारी कक्षाओं को 2% से कम होने तक निलंबित करने का निर्णय लेंगे। भारतीय सेना और जिला प्रशासन की मदद से दातोद के ग्रामीणों को राजौरी जम्मू और कश्मीर में सड़क संपर्क की सुविधाएं मिली हैं और इसके साथ ही बिजली की आपूर्ति भी गांव में पहुंच गई है। इन नवनिर्मित सड़कों से एलओसी के पास रहने वाले लोगों का जीवन आसान होगा। राजस्थान की द ब्लू सिटी को पुरानी संस्कृति विरासत के साथ एक नया अवतार मिल रहा है। जोधपुर शहर की दीवारों को नीले रंग में रंगा गया है जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। दीवारों पर बने चित्र राजस्थान की ग्रामीण जातीयता को प्रदर्शित कर रही है। कलाकारों ने अपने चित्रों से द ब्लू सिटी को जीवंत कर दिया है। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी को लेकर बीजेपी नेता जगन्नाथ सरकार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है और इसके साथ ही कहा है कि टीएमसी और उनकी सरताज ममता बनर्जी की जीत गुंडागर्दी के दम पर हो सकती है, जनता के प्यार के दम पर नहीं। केंद्र सरकार ने साल 2020 के अंत में कृषि कानूनों में संशोधन कर 3 नए कृषि कानूनों को संसद में पास करवाया था, जिसके बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आह्वान किया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की गारंटी देनी चाहिए कि नए खेती कानूनों से उनकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही झमाझम बूंदें बरसने के बाद से मौसम गुलजार हो चला है। बता दें कि बीते दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को गर्मी के सितम झेलना पड़ रहा था और जिसके बाद आज मेघराज के बरसने की वजह से राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिली है और वहीं सुबह से ही बरस रहे बरखा की वजह से आसमान में काली छटा छाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई सुधार और कंपार्टमेंट परीक्षा कार्यक्रम और 12 सितंबर को होने वाली नीट यूजी परीक्षा के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा है कि नीट की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की जिंदगी के साथ साथ भविष्य पर भी चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल में रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। मामले पर तुषार मेहता ने कहा है कि सर्च और सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी। मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, तब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर जवाब पेश करूंगा।
पंजाब में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों ने सोमवार यानी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और इसके झारखंड की हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के खिलाफ रविवार को भाजपा की ओर से 27 संगठनित जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास कार्यों ने जोर पकड़ लिया है। वहीं राजौरी के अंतिम गांव दातोड़ में भी अब बिजली पहुंच गई है। जिलाधिकारी ने सेना के साथ ही पहुंचकर यहां स्थिति जायजा लिया है और वहीं दूसरी तरफ गांव में बिजली आने से ग्रामीणों में काफी उत्साह दिख रहा है। ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ कश्मीर ने श्रीनगर के डल झील में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया है और इस दौरान संगठन के लोगों ने झील को साफ किया है। स्वच्छता अभियान के आयोजक हिलाल अहमद ने बताया है कि हम 1 महीने से स्वच्छता अभियान की तैयारी में जुटे हुए हैं। डल झील केवल झील ही नहीं बल्कि हमारी विरासत का प्रतीक है। हम हर महीने 2 से 3 दिन इस अभियान को चलाने की योजना बना रहे हैं। मिजोरम सरकार ने आइजोल नगर निगम क्षेत्र में आंशिक लॉकडाउन और राज्य के अन्य हिस्सों में कोविड संबंधी कुछ पाबंदियों को 18 सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि प्रतिबंधों में कुछ ढील भी दी गई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड पाबंदियों से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है क्योंकि 20 अगस्त को लगाए गए प्रतिबंध शनिवार तक प्रभावी थे। अधिकारी ने कहा कि एमएमसी क्षेत्र शैक्षणिक संस्थानों का फिर से खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की मांग को लेकर राज्य के 22,000 उपनल कर्मचारी आज और कल कार्य बहिष्कार पर हैं। सरकार के खिलाफ आज उपनल कर्मचारियों ने हल्ला बोला और रैली भी निकाली। वहीं 7 सितंबर को राज्य सरकार के सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों ने 2 टूक में शब्दों में सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार ने चार्ज लेने के पश्चात मीडिया से रूबरू हुए। नवनियुक्त एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, हरिद्वार में कई तरह की समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। समस्याओं से जनता को किस तरह से निजात दिलाई जाए उसको लेकर भी सभी संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का निवारण किया जाएगा। ऊधम सिंह नगर जनपद में लगातार सेक्स रैकेट बढ़ते जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा दिनेशपुर मोड़ पर 3 युवतियों के साथ 2 युवक को कार के अंदर अनैतिक कार्य करते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा मुखबिर की सूचना मिलते ही दिनेशपुर चौराहे पंतनगर क्षेत्र में पुलिस ने एक कार के अंदर अनैतिक देह व्यापार करवाते हुए पुलिस ने 2 युवक व 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ऊधम सिंह नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। वही सूचना पाकर पुलिस आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पाटल को मौके से बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के खुमाड़ में शहीद दिवस पर आज़ादी के दीवानों को नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया और वक्ताओं ने शहीदों के सपनों को साकार करने की चरखी दादरी में भाकियू लोक शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष जगबीर की अगुवाई में किसानों ने शहर भर में प्रदर्शन कर सीटीएम हरियाणा के फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई मामले में आरोपी एसडीओ सहित 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी मामला ठंडा नहीं हो रहा है। विभाग के कर्मचारियों ने आज फिर विभाग कार्यालय के बाहर इकट्ठे होकर गेट मीटिंग की ओर प्रदर्शन किया। हालांकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया है, लेकिन अभी भी इस मामले में कई और आरोपियों पुलिस ने नहीं पकड़े हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक पुलिस इन आरोपियों को नहीं पकड़ लेती है, तब तक यह हल्ला बोल जारी रहेगा। चर्चित बस्ताड़ा प्रकरण को लेकर करनाल में कल होने वाली महापंचायत से पहले करनाल प्रशासन और किसानों के बीच में मीटिंग हुई, जिसमें कोई बात नहीं बन पाई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी का कहना है कि कल हम अपनी पंचायत करेंगे और जिला सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा। वहीं जिले में लगी धारा 144 पर बोलते हुए कहा कि ये तो सरकारी तंत्र का काम है, हम अपना काम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पंचायत करेंगे। हरियाणा के पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज खेलो हरियाणा यूथ गेम्स 2021 तैराकी में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी और ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया है। जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह ने बताया कि हरियाणा यूथ गेम्स तैराकी में पलवल जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरियाणा की करनाल में वकीलों और किसानों पर हुए लाठीचार्ज का मामला गर्माता जा रहा है। जिले में वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर रोष जताया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जिला सचिवालय को भी घेर लेंगे। वहीं किसानों का समर्थन करने के लिए वकील भी मैदान में डटे हुए हैं और पिछले दिनों वकीलों की ओर से किसानों का समर्थन किया गया। वकीलों ने पिछले दिनों उपायुक्त और एसपी गंगाराम पुनिया को शिकायत दी थी कि जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यूपी में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों में मद्देनजर जिला अमेठी में कोविड संवेदनीकरण, बुखार पीड़ित व्यक्तियों और कोविड टीकाकरण से छूटे व्यक्तियों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए विशेष महाअभियान आयोजित किया जाएगा, जो आगामी 7 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। 10 दिन तक चलने वाले इस अभियान में 2 सदस्यीय आशा वर्कर की टीम घर घर तक जाएंगी। जिले में 593 टीमें बनेंगी, जो कि पूरे जिले के घर घर को कवर करेंगी। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए नोएडा पुलिस ने दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस के साथ मिलकर रविवार शाम को ऑपरेशन प्रहार सर्च अभियान चलाया है। 3 घंटे तक चले अभियान के दौरान खेड़ा में 50 से ज्यादा घरों में दबिश देकर 30 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सभी बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया है कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर खोड़ा और आसपास के इलाकों में ऑपरेशन प्रहार 2 चलाया गया। यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानलेवा मच्छरों से बचाव के लिए विभाग ने कई तालाबों से गंबूजिया मछलियां छुड़वाई हैं और मच्छरों और उनके लार्वों को भोजन बनाती हैं, जिससे तालाब के लार्वा खत्म होगा और बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत को रविवार को चुनाव रैली करार दिया है और इसके आयोजकों पर उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के किसान मोर्चा प्रमुख राजकुमार चाहर ने एक बयान में दावा किया है कि महापंचायत के पीछे का एजेंडा राजनीति से जुड़ा है, न कि किसानों की चिंताओं से।
और खबर पटना से है, जहां जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने भी कल मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर देश का अन्नदाता नाराज रहेगा तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द समाधान किए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार धीरे धीरे सभी सेक्टरों में बदलाव कर रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में उच्च शिक्षा विभाग में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसी संदर्भ में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इंदौर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह से पूर्व में अलग अलग पदों के लिए नाम थे, उन नामों पर परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु रखने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के पन्ना में जनवार गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों के लिए आम सुविधाओं की जरूरत यहां प्रशासन के महसूस नहीं होती दिख रही है, लेकिन इस गांव में एक बात खास है कि आम सुख सुविधाओं से वंचित होने के बावजूद भी यहां लोगों के लिए स्केटिंग पार्क की व्यवस्था की गई है, जिसका लोग आनंद ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में रीवा की नई गढ़ी विकासखंड क्षेत्र से दरअसल नई गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत बधवा गांव में बनी हायर सेकेंडरी विद्यालय के विगत लंबे समय से सड़कों की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण कीचड़ से सनी टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर बच्चों को हर रोज विद्यालय का रास्ता तय करना पड़ता है। जिसके बाद व्यवस्था को ठेंगा दिखाती हुई एक तस्वीर और सामने आई है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे शासकीय किताबों को अपने सिर पर रखकर स्कूल पहुँचाते देखे जा रहे हैं, और जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और जाँच के आदेश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ में पंथी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार देवदास बंजारा को याद में मनाया जाता है, और जैसे इसे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की संस्कृति को सहेज के रखना है। इस कार्यक्रम के दौरान पंथी लोक कलाकार ढोलक और लाठी के साथ सांस्कृतिक नृत्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने की, और इस दौरान भगत ने कहा कि स्वर्गीय देवदास बंजारे ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित तीजा पोरा तिहार के अवसर पर महिला एवं बाल विकास की तरफ से संचालित एमपी में शिवपुरी के सिरसौ थाना क्षेत्र के ग्राम टोंक में स्थित शिव मंदिर पर एक सत्संग का आयोजन किया गया था। उक्त आयोजन में शामिल होने के लिए सिरसौद सहित आसपास के कई गांव के लोग वहां गए थे। जब लोग दिन में वहां गए तो नाले में पानी नहीं था, इसलिए लोग उसे क्रॉस करके चले गए, लेकिन जब देर शाम वापस लौटने का समय हुआ तो बारिश के जाने के कारण नाले में बाढ़ आ गई और ग्रामीणों ने काफी देर तक नाला उतरने का इंतजार किया, लेकिन नाला नहीं उतरा, और उसके बाद ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे किसी तरीके से जान जोखिम में डालकर नाले को पार किया। तो वहीं हरियाणा में एकल उपयोग प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों के प्रदेश में उपयोग में लाए गए प्लास्टिक को रिसाइकिल करने वाले और स्क्रैप डीलर्स की चिन्हित कर उनका संबंधित शहरी में स्थानीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत के तहत पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय यानी ग्राम पंचायत प्रत्येक यूनिट में हर माह प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और उसकी ढुलाई की रिपोर्ट लेना सुनिश्चित करने की बात कही है। जहां एक तरफ पूरे पंजाब में रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की जा रही है, तो वहीं श्री मुक्तसर साहिब में भी कच्चे कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही है। कर्मचारी सरकार से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, और अब तक उनकी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। आरएसएस और तालिबान की तुलना करने पर शिवसेना ने जावेद अख्तर को जवाब दिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि आरएसएस और तालिबान की तुलना करना सही नहीं है। इसके साथ ही ये भी लिखा कि लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाया न जाए। शिवसेना ने लिखा कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन मतलब समाज और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान, चीन जैसे राष्ट्रों ने उसका साथ दिया है। हिंदुस्तान की मानसिकता वैसी नहीं दिख रही है।
अफगानिस्तान के सभी प्रांतों में कब्जे का दावा करने के बाद तालिबान ने जल्द ही सरकार गठन करने का फैसला किया है और इसके मद्देनजर संगठन ने चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की को सरकार गठन के कार्यक्रम के लिए न्योता भी भेजा है। तालिबान के इस न्योते से साफ है कि इन देशों की सरकारों ने पहले ही संगठन से संपर्क साधा। गौरतलब है कि चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान ने तो अपने दूतावासों में भी पहले ही तरह का काम जारी रखा था। हालांकि भारत ने तालिबान का अब तक कोई आधिकारिक संपर्क नहीं हुआ। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।